हेलो एंड वेलकम। एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एससीपी स्कीम, एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम के बारे में। देखिए, राज्य सरकार की सेवा में कई ऐसे पद होते हैं जो एकल प्रवृत्ति के होते हैं, जिनके पदानुक्रम में कोई वरिष्ठ पद नहीं होते हैं। ऐसे कर्मचारियों को अपनी संपूर्ण सेवा उसी पद पर पूरी करनी होती है। उन्हें कोई भी प्रमोशन दिया नहीं जा सकता, क्योंकि उनके लिए आगे कोई पोस्ट होती ही नहीं है। साथ ही अन्य पदों पर भी यदि समय पर पदोन्नति प्रदान नहीं की जाए तो कर्मचारी लंबे समय तक एक ही पे लेवल में वेतन प्राप्त करते रहते हैं। उनका फाइनेंशियल अपग्रेडेशन आगामी लेवल में नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार के प्रकरणों में राहत देने के उद्देश्य से एससीपी रूल्स लागू किए गए हैं, ताकि समय पर यदि पदोन्नति प्राप्त नहीं हो तब भी कर्मचारियों का समय समय पर फाइनेंशियल अपग्रेडेशन हो सके, उनका वित्तीय उन्नयन हो सके, जिससे कि वह उच्चतर पे लेवल उन्हें प्राप्त हो और वह अधिक वेतन प्राप्त कर सके। इन बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए ही एससीपी रूल्स के प्रावधान किए गए हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एससीपी कब कब देय होती है, उनका प्रमोशन से क्या संबंध है, किस प्रकार वेतन फिक्सेशन किया जाता है, साथ ही 2 से अधिक संतान होने पर एससीपी पर क्या प्रभाव होते हैं। इन सभी बिंदुओं को सम्मिलित करते हुए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एससीपी कब देय होती है। यह चतुर्थ श्रेणी सेवा, मंत्रालयिक सेवा और अधीनस्थ सेवाओं के पदों के कर्मचारियों के लिए 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर देय होती है। अर्थात एक कार्मिक को संपूर्ण सेवा काल में 3 बार एससीपी स्वीकृत की जा सकेगी, चाहे उसकी सेवाएं अलग अलग पदों पर रही हो, लेकिन संपूर्ण सेवा काल में उसको 3 से अधिक एससीपी देय नहीं होगी। प्रथम एससीपी 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर, द्वितीय एससीपी 18 वर्ष की और तृतीय एससीपी 27 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर देय होगी। राज्य सेवाओं के पदों के लिए यह अवधि 9, 18 एवं 27 के स्थान पर 10, 20 एवं 30 वर्ष है। बाकी सभी शर्तें लगभग समान हैं। कोई भी कर्मचारी जिसने इस प्रकार सेवा पूर्ण कर ली है वह एससीपी के लिए पात्र हो जाते हैं, बशर्ते उन्हें कोई सीसीए रूल्स में कोई दंड प्रदान नहीं किए गए हो अथवा 2 से अधिक संतान का प्रकरण नहीं हो। तो हम यहाँ सामान्य परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ही अपनी संपूर्ण चर्चा को फोकस रखेंगे। यहाँ हम जिस सेवा अवधि की बात कर रहे हैं, इसमें प्रोबेशन पीरियड को भी काउंट किया जाता है। जैसे किसी कर्मचारी की नियुक्ति 2020 में हुई है तो उन्हें 2029 में एससीपी प्रदान कर दी जाएगी। 2 साल जो प्रोबेशन पीरियड है वो भी इस एससीपी के प्रयोजन के लिए काउंट किया जाएगा। साथ ही कोई कर्मचारी यदि किसी राज्य सरकार के किसी अन्य पद पर सेवा करने के पश्चात पुनः उनका चयन किसी दूसरी सेवा में हो जाता है और पूर्व का पद एवं वर्तमान पद दोनों समान पे लेवल के पद हैं, तो पूर्व पद की सेवा अवधि भी यहाँ एससीपी के प्रयोजन के लिए काउंट की जाएगी। एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे कोई एलडीसी जिनकी नियुक्ति 2020 में हुई थी, 2025 तक वहाँ उन्होंने सेवा की और उनका चयन पटवारी पद पर हो जाता है सीधी नियुक्ति के द्वारा। अब 2025 में उन्होंने यहाँ ज्वाइन कर लिया है, तो उनको एससीपी देने के लिए जो 5 वर्ष की सेवा है एलडीसी पद की वो भी काउंट की जाएगी। क्यों? क्योंकि एलडीसी पद भी लेवल 5 का पद है और पटवारी भी लेवल 5 का पद है, तो उन्हें प्रथम एससीपी 2029 में प्रदान कर दी जाएगी। यहाँ सर्वप्रमुख शर्त यह है कि पूर्व का पद एवं वर्तमान पद दोनों समान लेवल में होने चाहिए। यदि पूर्व का पद वर्तमान धारित पद के पे लेवल से भिन्न है तो पूर्व की सेवा यहाँ एससीपी के लिए काउंट नहीं की जाएगी। जो बाद वाला पद है उसकी नियुक्ति दिनांक से ही 9 वर्ष पूरे होने के बाद उन्हें एससीपी प्रदान की जाएगी। अब हम बात करेंगे कि जब कार्मिक को एससीपी प्रदान की जाती है तो उनका वेतन नियतन किस प्रकार किया जाएगा। देखिए, कहीं न कहीं यह पदोन्नति के लाभ को एससीपी रूल्स के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो सामान्यतः पे फिक्सेशन का तरीका भी वही रहेगा। कर्मचारी को पे लेवल में एक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया जाएगा और जो वेतन प्राप्त हो रहा है उसको आगामी पे लेवल में समान या उच्चतर वेतन पर उनका पे फिक्स किया जाएगा। यहाँ एक बेसिक अंतर हमें समझना होगा प्रमोशन पर पे फिक्सेशन और एससीपी पर पे फिक्सेशन के बारे में। प्रमोशन जब भी होता है तो कर्मचारी को प्रमोटेड पोस्ट का पे लेवल प्रदान कर कर वेतन नियतन किया जाता है, जबकि एससीपी में जिस पे लेवल पर वर्तमान में वह
वेतन आहरित कर रहे हैं उससे आगामी पे लेवल ही प्रदान किया जाएगा। पदोन्नति पद का पे लेवल यहाँ प्रदान नहीं किया जाता है। हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। कनिष्ठ अभियंता, जूनियर इंजीनियर जिनका पे लेवल 10 होता है, उनका प्रमोशन सहायक अभियंता पर होता है जिनका पे लेवल 14 होता है। किसी कनिष्ठ अभियंता का प्रमोशन सहायक अभियंता IN पद पर होगा तो उन्हें सीधा पे लेवल 10 से पे लेवल 14 प्रदान किया जाएगा। लेकिन 9 वर्ष तक अगर उनका प्रमोशन नहीं होता है तो उनको ACP प्रदान की जाएगी। तो ACP में लेवल 10 के बाद लेवल 11 है नेक्स्ट हायर लेवल, तो ACP में उन्हें लेवल 11 प्रदान किया जाएगा, लेवल 14 नहीं। तो ये मूलभूत अंतर है पे फिक्सेशन का। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मानिए कोई जूनियर इंजीनियर हैं जो 2020 में नियुक्त हुए हैं। 2029 में उन्हें 9 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात प्रथम ACP स्वीकृत की गई है। तो उनका विद्यमान वेतन 41,500 है। इसमें एक वेतन वृद्धि प्रदान की जाएगी जिसके फलस्वरूप उनका वेतन 42,700 हो जाएगा। 42,700 को हम वेतन लेवल 11 में देखेंगे इसके समान नहीं मिलने पर इससे उच्चतर वेतन 43,800 हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार ACP से उनका वेतन 43,800 पर फिक्स किया जाएगा वेतन लेवल 11 में। इस प्रकार ACP में वेतन नियतन किया जा सकेगा। वर्तमान पे लेवल में एक इंक्रीमेंट का लाभ देते हुए आगामी पे लेवल में समान या हायर पे लेवल पर उनको फिक्स कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ 27 फरवरी 2022 के एक मेमोरेंडम द्वारा फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा यहाँ कुछ परिवर्तन किए गए हैं। यहाँ कुछ पे लेवल को ACP के प्रयोजनार्थ स्किप करने के प्रावधान किए गए हैं। उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे कोई कनिष्ठ लिपिक हैं, वेतन लेवल 5 में अपना वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनकी सेवा अवधि 9 वर्ष पूरी हो चुकी है और प्रथम ACP स्वीकृत की जा चुकी है। तो लेवल 5 के पश्चात हमें वेतन लेवल 6 और 7 दोनों को स्किप करना होगा, इसलिए उनको सीधा पे लेवल 8 यहाँ प्रथम ACP पर प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार कोई कर्मचारी यदि वेतन लेवल 8 जैसे सूचना सहायक ANM आदि वेतन लेवल 8 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं और उनको प्रथम ACP प्रदान की जाती है, तो लेवल 8 से हम नेक्स्ट हायर पे लेवल देखेंगे तो हमें वेतन लेवल 9 को स्किप करना होगा। उन्हें सीधा वेतन लेवल 10 पर उनको प्रथम ACP प्रदान की जाएगी। वेतन लेवल के अतिरिक्त अन्य वेतन लेवल पे वो सामान्य नियम ही लागू रहेगा आगामी पे लेवल का, जैसा कि हमने JN वाले मैटर में देखा था। लेवल 10 से उन्हें लेवल 11 प्रदान किया जाएगा। मात्र इन्हीं वेतन लेवल को स्किप करना होगा। आप एक टेबल भी देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। ये 27 फरवरी 2022 का मेमोरेंडम है। इसमें बताया गया है कि वर्तमान धारित पद के आधार पर आपको प्रथम द्वितीय एवं तृतीय ACP किस प्रकार स्वीकृत किन पे लेवल में की जा सकेगी। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार ACP पर वेतन नियतन किया जाता है। लेकिन अब एक यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, प्रमोशन और ACP का आपस में जुड़ा होना। मात्र हम ACP रूल्स को समझें और प्रमोशन को यहाँ छोड़ देंगे तो हम इन प्रोविज़न को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम दोनों को साथ लेकर चलेंगे जिससे कि हम बिल्कुल स्पष्टता से इन प्रावधानों को समझ सकें। देखिए, जैसे पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं कि यह कंपनसेशन है, क्षतिपूर्ति है प्रमोशन का। तो यदि प्रमोशन नहीं होता है तो ACP प्राप्त होगी, लेकिन यदि प्रमोशन प्राप्त हो जाता है तो ACP प्राप्त नहीं होगी। इसको थोड़ा स्पष्ट करते हैं कि यदि कर्मचारी को 9 वर्ष से पहले ही प्रथम पदोन्नति प्राप्त हो जाती है तो उन्हें प्रथम ACP प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि उनका वित्तीय उन्नयन पहले ही हो चुका है। इसी प्रकार 18 वर्ष से पहले सेकंड प्रमोशन उनको अगर मिल जाएगा तो सेकंड ACP भी प्राप्त नहीं होगी, और 27 वर्ष से पूर्व थर्ड प्रमोशन भी मिल जाएगा तो थर्ड ACP प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि उनके तीनों फाइनेंशियल अपग्रेडेशन पहले से हो चुके हैं। अब उन्हें कोई क्षतिपूर्ति की यहाँ आवश्यकता नहीं है। परंतु समयबद्ध रूप से उन्हें प्रमोशन नहीं मिलते हैं तो ACP मिलेगी। इसको थोड़ा अपन स्क्रीन पर समझते हैं। किसी कर्मचारी की नियुक्ति 2020 में हुई है और उनको 5 वर्ष के भीतर ही 2025 में एक प्रमोशन मिल गया है, तो उन्हें फर्स्ट ACP यहाँ
नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रथम प्रमोशन उन्हें मिल चुका है। अब उन्हें लंबी अवधि 2038 तक 2020 से 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने तक कोई दूसरा प्रमोशन उन्हें नहीं मिलता है। तो 2038 में क्योंकि 18 वर्ष की सेवाएं पूर्ण कर चुके हैं और वह द्वितीय एसीपी के लिए पात्र हो गए हैं, तो यहाँ उन्हें सेकंड एसीपी प्रदान कर दी जाएगी, क्योंकि उनका प्रमोशन नहीं हुआ है। तो यदि प्रमोशन पूर्व में हो जाएंगे तो एसीपी नहीं मिलेगी, और लेकिन एसीपी मिल जाती है तब भी प्रमोशन के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, प्रमोशन अपने निर्बाध रूप से प्राप्त होते रहेंगे। एक अन्य उदाहरण के माध्यम से इसे और समझते हैं। कर्मचारी की नियुक्ति 2020 में हुई है और 9 वर्ष तक उन्हें कोई भी प्रमोशन नहीं मिला है, तो 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 2029 में उन्हें प्रथम एसीपी प्राप्त हो जाएगी, और 1 वर्ष पश्चात ही 2030 में उनका प्रमोशन भी हो जाता है। तो प्रमोशन के लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं है, प्रमोशन स्वतंत्र रूप से होते रहेंगे। तो 2030 में उन्हें प्रथम प्रमोशन का लाभ भी यहाँ प्राप्त हो गया है। अब पुनः 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर 2038 तक उन्हें द्वितीय प्रमोशन नहीं मिला है, तो वह कर्मचारी यहाँ 18 वर्ष में द्वितीय एसीपी के लिए पात्र हो जाएंगे। तो यहाँ उन्हें द्वितीय एसीपी भी प्रदान कर दी जाएगी। उन्हें प्रथम एसीपी भी मिली थी, यहाँ सेकंड एसीपी भी प्राप्त हो जाएगी। उसके 2 वर्ष बाद ही उन्हें 2040 में द्वितीय प्रमोशन प्राप्त हो गया है, तो उन्हें पदोन्नति के लाभ भी यहाँ प्रदान कर दिए जाएंगे। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि यही प्रमोशन 2040 के स्थान पर 2035 में हुआ होता, अर्थात 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने से पहले ही सेकंड प्रमोशन अगर उन्हें मिल जाता 2035 में, तो फिर उन्हें सेकंड एसीपी देय नहीं होती, क्योंकि उनका सेकंड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन प्रमोशन के माध्यम से हो चुका है, इसलिए सेकंड एसीपी उन्हें नहीं मिलती। आगे बढ़ते हैं हम। अब मान लीजिए कि सेकंड प्रमोशन 2040 ही मान लीजिए आप, तो 2047 यानी 27 वर्ष तक उनका तृतीय प्रमोशन हुआ नहीं है, तो उन्हें तृतीय एसीपी यहाँ प्रदान कर दी जाएगी, क्योंकि 2 प्रमोशन ही हुए हैं, तीसरा लाभ यहाँ देय हो गया है, तो वह तीसरी एसीपी उन्हें मिल जाएगी। और 3 वर्ष पश्चात 2050 में यदि उनका थर्ड प्रमोशन होता है, तो वहाँ वो प्रमोशन के लाभ ले लेंगे। लेकिन यहाँ आप ये मान लीजिए कि यही प्रमोशन 2050 के स्थान पर 2045 में हुआ होता, तो चूँकि 27 वर्ष से पूर्व थर्ड प्रमोशन मिल गया है, तो यहाँ थर्ड एसीपी उन्हें देय नहीं होती। तो आप जो ये कॉन्सेप्ट है एसीपी और प्रमोशन का जो आपस में इंटरकनेक्ट है, मुझे आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे। यदि कोई और आपके मन में संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, जिससे इसे और क्लियर करने का प्रयास करेंगे। अब हम चर्चा करते हैं 2 से अधिक संतान होने पर एसीपी पर क्या प्रभाव होंगे। हाल ही में वित्त विभाग ने मार्च 2023 में अपनी एक अधिसूचना द्वारा प्रमोशन में जो पहले 3 वर्ष के लिए पदोन्नति रोकी जाती थी 2 से अधिक संतान होने पर, वो प्रावधान हटा दिए हैं। अब उन्हें जब से प्रमोशन दे हैं तभी से प्रमोशन दे दिया जाता है, चाहे 2 से अधिक संतान हो। परंतु एसीपी में ऐसा नहीं है। जो वर्तमान प्रावधान है 9 दिसंबर 2022 के द्वारा, इसमें 3 वर्ष तक एसीपी को प्रभावित किया जाता है। जिस दिनांक से एसीपी देय होती है उसके 3 वर्ष पश्चात एसीपी के लाभ प्रदान किए जाते हैं। हालांकि इसके पारिणामिक प्रभाव समाप्त कर दिए गए हैं। जैसे कोई कर्मचारी की प्रथम एसीपी 2029 में देय हो रही थी और 2 संतान की वजह से उनकी प्रथम एसीपी 2029 के स्थान पर 2032 में देय होगी, परंतु जो द्वितीय एसीपी है उसमें 3 वर्ष के लिए प्रभाव नहीं रहेगा। वह 2038 में यानी 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ही प्रदान कर दी जाएगी। वहाँ 3 वर्ष के लिए उन्हें प्रभावित नहीं किया जाएगा। संतान गणना में भी कुछ प्रावधान है। कई परिस्थितियां ऐसी है जहां 2 से अधिक संतान होते हुए भी उन्हें 2 से अधिक संतान नहीं माना जाता। जैसे कोई दिव्यांग संतान है तो उन्हें संतान की इस संतान गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता। साथ ही ऐसा पुनर्विवाह जो विधि के अनुसार किया गया हो, विधि के विरुद्ध नहीं हो, तो उसके एकल प्रसव से जो भी संतान उत्पन्न होती है और वह यदि 2 से अधिक संतान की संख्या में आ रही है तब भी उन्हें 2 से अधिक नहीं माना जाएगा। कर्मचारी को सीसीए रूल्स 16 और 17 में कोई
दंड दिया गया हो तो उसका भी एसीपी पर प्रभाव रहता है। भिन्न भिन्न दंड का भिन्न भिन्न प्रभाव है। यदि नियम 16 में कोई शास्ति दंडित की गई हो तो इसका पारिणामिक प्रभाव आगामी एसीपीओ पर भी रहेगा, लेकिन नियम 17 में कोई शास्ति आरोपित की गई है तो उसका पारिणामिक प्रभाव आगामी एसीपी पर नहीं रहेगा। इस प्रकार हमने एसीपी से संबंधित मुख्य मुख्य बिंदुओं पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा की। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर से जल्द ही मिलेंगे किसी नए वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।